जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिएगा, अभी हम सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिनमें से कि हम लोगों ने टोटल 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने अब तक कर लिया है। आज के इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में टोटल 40 क्वेश्चन है। इन 40 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप टोटल कितने सही करते हो इन 40 क्वेश्चन में से, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे कि भाई आप लोगों का कितना सही रहा है। चलिए अपने साथ अपना स्कोरिंग करते रहिएगा, आप अपने साथ अपना स्कोर को काउंट करते रहिएगा कि आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन को पहले नंबर का क्वेश्चन देखना है आप सभी को। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने धम्म प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अपने राजदूतों को विभिन्न देशों में भेजा? ठीक है, ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है, बताइएगा एक बार। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही हम बात करेंगे धम्म प्रचार की, तो ये जो धम्म है ये धर्म शब्द का अपभ्रंश रूप है। मतलब कि संस्कृत में जो धम्म का होता है वो होता है धर्म। ठीक है, वास्तविक रूप में ये धर्म शब्द था। जब हमने इसे प्राकृत भाषा में लिखा, किस भाषा में लिखा, प्राकृत भाषा में जब हमने इसे ट्रांसलेट किया तो इस धर्म का धम्म हो गया। ठीक है, और जो अशोक है, अशोक किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसीलिए धम्म प्रचार के लिए ये अपने साथ क्या करेंगे, बहुत सारे राजदूतों को अन्य अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजेंगे। चलिए, ये रहा पहले नंबर क्वेश्चन का, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखना, इजी क्वेश्चन है और इसे मैं करा चुका हूं कई बार। देखना ध्यान से, मुगल साम्राज्य में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। बताना है दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, सबसे पहले जो मुगल सम्राट के राजा होते हैं वो होते हैं बाबर। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद तीसरे नंबर पे आता है कौन, अकबर। ठीक है, और इस वंश के सबसे अंतिम राजा कौन से थे, सबसे अंतिम राजा थे औरंगजेब। ये भी आपको याद रखेंगे। एक ट्रिक है, याद रख लेना, पी एच ए एस पी और ए। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम, जहांगीर, और ये अंत वाला हो जाएगा आपका औरंगजेब। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है एक बार। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देखना है आपको, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के किस संगीति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय मतलब कि हीनयान और महायान का गठन हुआ था? बताइए आंसर क्या होगा। आपको यहां से पता लग गया होगा कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक तो है हीनयान और दूसरा है महायान। अब ये हीनयान और महायान क्या है, तो साथियों देखिए, हीनयान में क्या होता है कि यहाँ पर पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, और महायान में मूर्ति पूजा होती है। ठीक है, तो हीनयान जो है, स्वाभाविक सा बात है कि ये पूजा आदि में विश्वास नहीं रखता है, और महायान पूजा आदि में विश्वास रखता है। किसके, ये बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय है। प्रश्न है कि कौन सा संगीति में ये दोनों ही संप्रदाय का गठन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि विनायक दामोदर सावरकर किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं? ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इन सभी ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, इतिहास में ये नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, कभी भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखिएगा यहाँ पर 5वें नंबर के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने स्थापना कब की थी आर्य समाज की? इन्होंने 1875 में। कहां पर किया था इन्होंने? ये मुंबई में जाकर के इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये आपको याद रखना है।
इनके गुरु जी का क्या नाम था? गुरु जी का नाम था साथियों इसका विरजानंद। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था? विरजानंद। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये नीचे आपको चार नदियों के नाम दे रखे हैं। इन सभी में से बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। सातवें नंबर का क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन में है बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। निम्नलिखित ऑप्शन में से कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? आंसर है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आठवें नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? नीचे आपके लिए ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्या है कि भारत का कटोरा, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अपने साथ अपना स्कोरिंग करते रहना, अपना स्कोरिंग गिनते रहना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अंत में आपको बताना है कि आपका आज का इस वीडियो में से 40 क्वेश्चन में से क्या स्कोर रहा है। चलिए देखिएगा 9वें नंबर के क्वेश्चन को। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है कि भारत से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अब इन 8 राज्यों में से यहाँ पर दो दो करके दे रखे हैं। तो जब यदि आपको आठों राज्यों के नाम याद होंगे तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और राजस्थान। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन को समझना एक बार। भारत में नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो शायद इस वाले क्वेश्चन को अब तक हम लोगों ने 2-3 बार रिपीट कर लिया है। तो शायद अब मेरे अंदाज से ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे हमने अब तक कई बार कर लिया है। मेरे अंदाज से कम 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को हमने किया है। चलिए बताइएगा भारत में नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? आंसर है योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन सही है? मसौदा तैयार करने वाले कौन थे? आपने नाम सुना होगा मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति। ठीक है ये दोनों एक ही है। इन दोनों के जो निर्माण करता है, इन दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर। क्या होगा साथियों? भीमराव अंबेडकर। ठीक है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा कि मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिएगा देखिएगा समझिएगा 13 नंबर के क्वेश्चन को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइएगा शिक्षा का अधिकार प्रदान कौन से अनुच्छेद के? चलिए बताइएगा कि
शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 21 ए के तहत भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान में न्याय की मौलिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखा है। सही आंसर कौन सा होगा, किसी एक आंसर पर टिक करना है। बताइए, न्याय की मौलिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है। यह आपको याद रखना है। चलिए यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? शायद यदि आप लोगों ने कल के वीडियो को देखा होगा तो ये प्रश्न मैंने वहां पर भी करवाया था। चलिए जिन लोगों ने कल का वीडियो अटेंड किया है, जो कल की क्लास में थे, बताइए उनसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइएगा तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिलहाल में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा एक योजना का नाम है जिसका उद्देश्य है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार रहित है उनको रोजगार प्रदान करना। मनरेगा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहां पर समझिएगा अगला क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि हरी क्रांति का संबंध किससे है? सिंचाई, कृषि उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा और ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा कि हरी क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन बढ़ाना से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? बताइएगा तो। कल के इस वीडियो में मैंने आपको कराया था और मैंने आपको एक उदाहरण देकर के समझाया था। जैसे कि आप मान के चलिए ये आपके घर में गैस सिलेंडर है, ठीक है। गैस सिलेंडर के क्या है, जब आप यहाँ पर देखोगे तो सफेद पेन से लिखा हुआ है उज्ज्वला योजना। तो बताइए उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? मैंने आपसे बताया था कि इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, ठीक है। और आप लोगों के घर में शायद होगा भी। तो ये उज्ज्वला योजना की देन है जो आपके घर में गैस सिलेंडर है। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन को देखना। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है ना, उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं। अब 2020-2021 से लेकर के जो ऐसे क्वेश्चन हैं अभिकथन और कारण वाला, मतलब कि असेशन और रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन होगा, इसका जो इन प्रश्नों की संख्या है बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का भी हम रिवीजन करेंगे, एक बार देखेंगे समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चन को। चलिए ध्यान से देखना है, जो पूछा जा रहा है उसके अनुरूप आपको उत्तर देना है। यदि सही है तो क्यों सही है ये बताना है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रसार सम्राट अशोक के शासन में तेजी से हुआ। अभी आपने ऊपर देखा था किससे, जो धम्म शब्द का हमने व्याख्या किया था तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था और वहां पर हमने अशोक को पढ़ा था। तो मतलब कि पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं सही है कि नहीं है। दूसरा कारण क्या कह रहा है,
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने राजदूतों को अन्य देशों में भेजा। इसे भी हम लोगों ने अभी देखा था कि भाई उन्होंने अन्य देशों में भेजा था। तो दोनों ही जो अभिकथन और कारण है ये दोनों ही सही है। पर क्या इसका ए बी कारण है, मतलब कि जो ए में हुआ है बी इसका कारण है? तो हाँ बिल्कुल है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों सही है कि नहीं है। यदि दोनों सही है तो उसके जो कारण है वो सही है कि नहीं है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसी प्रकार से चलिए तो एक अगला क्वेश्चन और करिए। इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिकथन ए क्या कह रहा है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है, सही बात है। दूसरा है इनका कि कारण है कि गुप्त शासकों ने कला, विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा दिया। दोनों ही बात सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अभिकथन ए में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया। ठीक है, पहले में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया और कारण बता रहा है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत तक था। बताइए दोनों में से क्या दोनों सही है, गलत है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए सबसे पहला देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत तक था, नहीं ये बात गलत है। तो आप देखिएगा बी नंबर गलत है, मतलब आर गलत है, ए सही है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को तीसरा ऑप्शन क्या है? ए सही है और आर गलत है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, आपको घबराना नहीं है। अभिकथन ए कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और दूसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि कानून का पालन हर भारतीय के लिए अनिवार्य है। तो पहला तो आपको पता लग रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा बात थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है, इसलिए आपका क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। अभी आपने देखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और वो गुजरात से लेकर के आपका पूर्व में पूरा तक जाता है। तो अब बताइए इन्होंने जो पहला कहा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, तो ये बात सही है या गलत है? सही है, ठीक है। दूसरा देख रहा है, दूसरा कह रहा है कारण इसका कि कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का निर्धारण करती है। यह भी सही है, कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का निर्धारण भी करती है। क्यों? यदि आप लोग समझिएगा एक बार, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ से कर्क रेखा जाएगा आपका और ये होगा मकर रेखा। तो यहाँ पर के ये जो जोन होंगे ये क्या कहलाएगा? ये उष्णकटिबंधीय कहलाएगा। थोड़ा और ऊपर जाओगे आप तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। और फिर ये जो बच जाता है ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे शीत कटिबंधीय। तो मतलब कि कर्क रेखा जो है उष्ण कटिबंध के क्षेत्र का निर्धारण करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके ये दोनों ही ऑप्शन सही है। पर क्या आर कारण है ए का कि भाई उष्णकटिबंधीय है इसलिए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? नहीं, ये तो कोई कारण नहीं है। तो मतलब ए और आर दोनों सही है पर इसके आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब कारण नहीं है।
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर का। किसने भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना की थी? तुर्की सल्तनत की स्थापना भारत में किसने की थी? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। ये साथियों किस वंश के थे? ये गुलाम वंश के थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने पूर्ण स्वराज मतलब कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी? बताइएगा। यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, या तो आप लोग जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन टिक कर रहे होंगे या फिर बाल गंगाधर तिलक। समझिएगा, यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछे कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी, तब आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इन्हीं को देख करके जो बाल गंगाधर तिलक है वो अपना एक नारा देते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारा क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा जो था किसका था? ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों थोड़ा अलग अलग हैं। जब आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी, तब आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पर यदि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस नारे की बात की जाए तो इस नारे को किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। डाउट क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, इनका एक किताब याद नाम रखना, क्या है? गुलामगिरी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस किताब है इनका, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ये गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक हो जाएंगे आपके कौन? ज्योतिबा फुले। ठीक है, और ये किताब किससे इंस्पायर होकर के लिखा था? तो ये अमेरिकन सिविल वार से प्रभावित होकर के लिखा गया था। यह भी आपको याद रखना है। चलिए यहां पर समझिएगा अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए किस मौर्य शासक ने कठोर कदम उठाए थे? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाई मुड़ी। ठीक है, देखिए तीन प्रकार के क्वेश्चन है। यदि आपसे विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत को पूछे तो वहां पर होगा आपका हिमालय, मतलब कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि आपसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तब आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, तब आपका अनाईमुडी। तीनों ही प्रश्नों को आपको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 31 नंबर का है, किस प्रकार की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। ध्यान में रखना है आपको। चलिए यहां पर देखिएगा 32 नंबर के क्वेश्चन को। भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किस में किया गया है? अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। चलिए यहां पर समझिएगा अगला क्वेश्चन को। भारत में सबसे पहला सिक्का प्रचलन में कब आया? बताइए। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा।
यदि सबसे प्राचीन सिक्का पूछा जाए आपसे तो वो होगा आहत के सिक्के। यदि आप एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 पढ़े होंगे, 7 या 8 में, तो वहां पर है। ठीक है, सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आहत के सिक्के हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन को, किस मुगल शासक के समय में इलाही संवत की शुरुआत की गई थी? इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल शासक के समय में की गई थी? उत्तर है आपका अकबर के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और मैंने अभी आपको बताया कौन से नंबर का शासन है, तीसरे नंबर का शासक है। चलिए 35 नंबर के क्वेश्चन को देखना, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 36 नंबर के क्वेश्चन को देखना, भारत में रेगिस्तान की मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, रेगिस्तान की मिट्टी मतलब कि बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत को चीन से विभाजित करती है? किसे? भारत को चीन से विभाजित करती है, कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसका उत्तर होगा हिमालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं, एक बार फिर से करवा रहा हूं, क्योंकि इन प्रश्नों में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक समय में, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे हमारे पास? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, पर एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। वर्तमान समय में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? उत्तर होगा कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और चाणक्य का एक बुक बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, नाम है उसका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। इसमें एक वर्णन आता है कि आपका जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, कौन सा? उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है ये कंबल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कंबल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपके लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि टोटल इस वीडियो में 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो एसएसटी का पेपर रहता है, एसएसटी पेपर रहता है आपका 60 नंबर का। 60 नंबर में से 40 नंबर आपके बुक में से आते हैं और 20 नंबर आता है आपका बुक में से प्लस पेडागोजी को मिक्स करके। जब आप सीडीपी पढ़ोगे तो वहां से आपका ये 20 नंबर कवर हो जाएगा, रह गया 40 नंबर। इन 40 नंबरों की तैयारी हम वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इन 45 प्रैक्टिस सेट में आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में पेपर आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। एक बार अपना स्कोर बताना कि आप लोगों का इन 40 में से क्या स्कोर रहा है। ठीक है, आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। करते हैं अगले क्वेश्चन को, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ की थी? बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दांडी मार्च के साथ की थी गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत? उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ये दांडी मार्च कब होगा? यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो दांडी मार्च 1930 में होता है। ठीक है, मार्च 1930 में। चलिए तो ये 40 क्वेश्चन थे, मैंने आपको इस वीडियो में कराया है। आज का जो वीडियो था वो था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जहां पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे, उसमें इसी प्रकार से हमारे क्या रहेंगे, उसी प्रकार से हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में PRA प्रैक्टिस सेट नंबर 7, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। कल की वीडियो में देखूंगा कि आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने लाते हो।
मैक्सिमम आपको 35 या 30 प्लस हमेशा लेकर के आना है। ठीक है, चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कल के वीडियो में मिलेंगे, बाकी बात। जय हिंद साथियों।